स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची द्वारा जो आपका जारी किया गया सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का यानी टर्म 2 का जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आपका गणित यानी मैथ का रहेगा। सेट 1 देखेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कुछ इसका समान निर्देश है तो उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फुल मार्क्स 40 है और आपको जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव की तरह जो आपका समय और जो आपका नंबर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव की तरह। देखिए आपको समान निर्देश दिया पहला पॉइंट में कि परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दे, मतलब आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहने वाला है। प्रश्न आपका जो है 1 से 7 तक जो आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, जिसमें 7 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, जो कि आपका एक प्रश्न में 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 10 नंबर आपका जो है वेरी शॉर्ट से पूछेगा। उसके बाद आपका जो है शॉर्ट का बात करें तो शॉर्ट में आपको जो है क्या पूछता है कि शॉर्ट में आपको जो है क्या कि देखिए यहाँ शॉर्ट है कि 8 से 14 तक लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट रहेगा, जिसमें आपको 7 रहेगा प्रश्न, जो कि आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसमें आपको एक प्रश्न का 3 नंबर दिया जाएगा, यानी 15 नंबर आपको जो है शॉर्ट में दिया जाएगा। उसका बाद हम लोग देखेंगे आपका जो लॉन्ग में आपको जो है 15 से 19 तक आपका जो है दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग रहेगा प्रश्न, जिसमें आपको जो 5 प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न का उत्तर देना है, एक प्रश्न का जो आपका नंबर रहेगा 5 नंबर रहेगा, यानी 15 नंबर आपको लॉन्ग में दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपका जो 40 नंबर कंप्लीट हुआ। तो कैसे हम 40 को प्राप्त करेंगे इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्शन ए में क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोण जो आपका 3:5:9 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोणों का ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपको जो है 4 रेशियो दिया गया था। पहला रेशियो था 3:5:9 रेशियो 13 रेशियो, यानी जो आपको रेशियो में दिया गया था इसको हम लोग कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है कि माना चतुर्भुज के चारों कोण जो आपका 4 कोण दिया गया था, जिसमें रेशियो में दिया था। रेशियो में अगर आपको जब भी त्रिभुज या चतुर्भुज में आपको रेशियो में बात करता है तो उसको जो आप एक्स मानकर जो मैथ बनाइएगा। कहीं भी मैथ में यही आपका जो है अनुपात को एक्स माना जाता है कहीं भी। तो इसमें 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 9x हो जाएगा और 13x हो जाएगा। चारों कोण आपका जो है 9 3 5 9 13x आपका हो जाएगा। तो अब देखेंगे, चूंकि देखिए जो आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है जो आपका 360 होता है, क्योंकि आपका जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में आपको 180 होता है, चतुर्भुज में 360 होता है। तो इसलिए आपका जो है क्या हो जाएगा, इसलिए आपको 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360, यानी आपको जो जितना भी अनुपात में दिया गया था सभी को इधर लिखना है, बराबर में 360 देना है, क्योंकि आपको जो है x का मान निकालना है। सबसे पहले x का मान निकलेगा, उसी प्रकार उसका बाद आपको जो है जो आपका एंगल पता चलेगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोण आपको जो है पता चलेगा कितना कितना डिग्री कोण है। तो सबसे पहले x निकाल लेंगे। तो देखिए जितना भी x आपको जोड़ना है तो 30x हो जाएगा, बराबर में आपको जो है 360 ही लिखना है, क्योंकि जो है चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 होता है इसलिए। तो इसको अब x लिखेगा और बराबर में क्या लिखना है 360 बटा में आपको 30 क्यों बटा में है, क्योंकि यहाँ गुना में है तो बटा में हो जाएगा 30। अगर इसको आप डिवाइड देते तो कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, x का मान आपको जो 12 निकल आया। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 3x है, 3x से पहले 3x को करेंगे। x का मान 12 आया तो x गुना में, तो इसको 12 लिख दीजिए। x का मान 12 तो ये कितना हो गया 36 हो गया, 36 लिख दीजिए। 5x को उसी प्रकार करेंगे, 5 आपको जो है x गुना में 5 गुना 12 यानी 12 आपका x का वैल्यू है तो 60 हो जाएगा। 9x को 12 से गुना करेंगे 108 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 13x को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आपका 156 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका जो चतुर्भुज के जो है चारों कोणों का माप यहाँ से ज्ञात हो गया। इसको नोट करिए और आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो उसका बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि नीचे दी गई आकृति में आपको जो है केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि जो आपका एंगल BOC बराबर 30 डिग्री,
तथा एंगल जो आपका ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। यदि आप जो है चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर जो आपको D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, समझने का है, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या इसमें करना है कि देखिए आपको जो है एंगल AOB आपको 60 डिग्री यहाँ दिया है और आपको जो है एंगल AOB दिया है और BOC आपको 30 डिग्री दिया है। देखिए ये जो आपका जो एंगल बन रहा है ये आपको दोनों जो है कहाँ बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है। वृत्त के केंद्र पर दोनों एंगल बन रहा है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है, वृत्त पर अगर जो आपका वृत्त के केंद्र पर कोई भी जो आपको कोण बनता है तो वृत्त के जो है आपको जो है किसी भी बिंदु के जो है दुगना होता है, तो बिंदु के दुगना होता है। तो मतलब इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको जो इसमें करना है कि देखिए आपको कुल कितना हो गया, तो देखिए AOB प्लस आपको करना BOC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया। इसको हम उत्तर दिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए और इसका मैं कॉपी पर बनाया हूँ उसको भी मैं दिखा दूंगा, पहले इसको समझिए उसके बाद। तो देखिए आपको AOB और आपको BOC बराबर करके आपको जो है दोनों को जोड़ के 90 डिग्री लाना है। और देखिए ये केंद्र पर भी दोनों मिलाकर ये कहाँ बन रहा है, जो आपका कोण तो केंद्र पर बन रहा है। तो केंद्र पर बनता है तो ये जो आपका बिंदु है ये बिंदु पर बने हुए कोण का दुगना होता है, ये आपका जो है दुगना होता है। तो ये आपका जो ये केंद्र पर जो बन रहा बिंदु इसका ये आधा हो जाएगा। तो ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखते हैं हम लोग कॉपी में। तो कॉपी में देखिए और आप भी कॉपी पर नोट करिए। तो देखिए आपका फिगर दिया गया था, तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOC बराबर आपका एंगल BOC आता और AO आपका क्या था, AOB था। यानी ये आपका BOC था, ये आपका AOB था, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी जो आपका जो ऐसे वाला जो एंगल बन रहा था ऐसे वाला, ये आपका पूरा AOC का पूरा मान यहाँ निकालना है तो 90 डिग्री निकल जाएगा। यानी पूरा दोनों को मिलाकर AOC कितना है, 90 डिग्री आ गया। तो आपको क्या निकालना है, तो ADC निकालना है। ADC आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, तो AOC बटा में 2 करना है। तो 90 बटा में 2 करिए तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि अगर आप जो है केंद्र पर किसी भी कोण को बनाते हैं तो बिंदु के कोण के दुगना होता है केंद्र वाला, ठीक है। बिंदु वाला आधा होता है लेकिन आपका जो केंद्र वाला रहता है वो दुगना होता है। इसलिए केंद्र वाला जो आपका 90 था तो बिंदु आपका जो बिंदु वाला कितना हो जाएगा, 45। अगर आप वृत्त के कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर बनाते हैं, ये केंद्र है, ये आपका जो एंगल दिया था, अगर इसके अलावा आप यहाँ कहीं भी बनाते हैं, ये आपका जो केंद्र के आधा ही होगा। तो इसी प्रकार आपको ये दूसरा आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका जो 3 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि एक दी हुई आपको किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री की जो रचना करना है। रचना करना तो ये कैसे बनेगा, जब आपका पास कंपास होगा तभी ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, कॉपी पर मैं नोट किया हूँ उसको देख लीजिएगा। तो मैं आपको जो कॉपी पर बताता हूँ और किस प्रकार आपको जो अपना कॉपी पर बनाना है उसमें भी मैं बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है कंपास लेना है। देखिए मैं कॉपी पर आपको समझा दे रहा हूँ लेकिन आपको जो कंपास के सहायता से इसको बनाना है 45 डिग्री को, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको पहले आपको कंपास लेना, कंपास आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ आप करते हैं तो उसको आप जो है चांद की मदद से आपको मतलब जो कंपास की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ से जो रख कर यहाँ का बीच का दूरी बराबर आपको रखना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। और यहाँ से आपको जो है यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक खींच देना है, ठीक है। यहाँ तक खींचने के बाद वही दूरी आपको जितना यहाँ था, मान चलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर था तो यहाँ से भी आपको 1 सेंटीमीटर ही लगाना है। तो 1 सेंटीमीटर से आपको यहाँ से ऐसे कट जाएगा। उसके बाद आपको यहीं ही रखना है उसको भी, तो यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर रखना है। देखिए ये उल्टा हो गया, इसको मत देखिए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर से ये इधर दिखा बन जाएगा, ठीक है। इधर साइड में ये बन जाएगा। मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये आपको ये इधर दिखा बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए आपको जो है इसमें आपको जो है क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप बनाते तो ये 60 डिग्री का बनता है।
60 हो गया और ये 60 हो गया, 120 हो गया। तो 120 हो गया, हमको निकालना है कितना, 45 निकालना। तो 45 तो आया नहीं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ से आपको जो है यहाँ से लेकर कंपास को जो आपको यहाँ से एक एरो बनाना है। फिर यहाँ की मदद से आपको यहाँ से इसको भी यहाँ से एक कर देना है। बराबर दूरी को बराबर ही आपको रखना है, ठीक है। कहीं भी बने, यहाँ बने, यहाँ बने, लेकिन आपको जो 90 डिग्री, उसके बाद आपको सीधा यहाँ खींच देना, 90 डिग्री पर खींचना है। 90 डिग्री के खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ से आपको जो है एक एरो बनाना है और एक यहाँ से आपको बनाना है। यहाँ से बनाने के बाद देखिए हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ से बनाने के बाद आपको जो है यहाँ से अगर बनता है कोई भी बिंदु, तो यहाँ से आपको सीधा यहाँ खींचना है, तो आपको जो 45 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अगर आपको जो है इसको में दिक्कत होता है तो मैं इसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आपका जो है खास कर रचना से, यानी चैप्टर 11 से आपको जो है मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसका जो 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको 11 चैप्टर का जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को बता दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसकी परिमाप 32 है, ठीक है। आपको जो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दो भुजा दिया गया है, 8 है, 11 है, तीसरी भुजा हम लोग को निकालना है और परिमाप 32 है। इसको याद रखिए। तो चलिए हम लोग कॉपी पर इसको देखते हैं कैसे बना हुआ है, आपको भी कॉपी पर नोट करना है। तो सबसे पहले आपको 2 दिया था, 2 का मतलब ए आपको जो 8 दिया है, बी आपका 11 दिया और सी आपको निकालना है, यानी 2 आपका दिया था और आपको 3 इसमें रहता है, तो इस तीसरा को आपको निकालना है। तो परिमाप को क्या करेंगे, परिमाप दिया 32 दिया है, ठीक है। 32 दिया तो परिमाप जो है ये तीनों को बराबर होता है, तीनों का जो है बराबर होता है। तो तीनों को यहाँ प्लस में लिखिए, a + b + c। उसका बाद आपको जो 32 बराबर में लिखना है और इसके बाद आपका ए का मान 8 था, बी का मान 11 और सी आपको जो निकालना है। तो सी निकालने के लिए आपको जो बराबर में 32, ये दोनों को जोड़कर 19, 19 + सी आपको बराबर में 32 देना है। सी बराबर कितना है, 32 - 19 करेंगे तो आपका सी बराबर 13 आ जाएगा। इसका बाद हम लोग को क्या करना है, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप को निकालना है। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हीरोन का सूत्र से आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो इस बराबर क्या होता है, तो परिमाप बटा में 2 होता है। तो परिमाप 32 था, 32 बटा में 2, 16 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √S रूट अंडर में, ठीक है, रूट अंडर में S - B - C बराबर में फिर से √S का मान क्या था आपका, सेमी पेरीमीटर 16 था और ए में आपको 16 माइनस आपका ए कितना था, 8 था, 16 - 11, बी आपका 11 था, 16 - 13, सी आपको 13 था। अगर आप इसको ऐसे करते हैं उसका बाद हम लोग कैसे करेंगे, इसको रूट दीजिए, इसको रूट ही इसको देना जब तक ये हटे नहीं, ठीक है। तो 16 को 16 लिखिए, 16 में से 8 आ गया, 16 में से 11 गया 5 आ गया, 16 में से 13 गया 3 आ गया। अगर आप इसको ऐसे करते हैं उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रूट अंडर में 8 गुना में 2। अगर आप इसको 16 को तोड़ते तो 8 दूना 16 हो जाएगा। आपको 8 को 8 ही रखना, 5 गुना में 3 रखना है। तो देखिए इसमें 2 गो आपको जो टर्म मिल रहा है 8 और 8 आपको मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा। तो एक आप बाहर कर दीजिए, रूट को एक बाहर कर दीजिए, 8 एक बाहर हो गया और 2 गुना 5 गुना 3 को आप गुना करके रूट में लिखिए, आंसर आपका आ गया। तो 2 5 5 दूनी 10 30 30 या 8 रूट आपका 30 आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। 10 को मैच किया जो फुटबॉल का था, इसमें निम्नलिखित गोल किया। पहला है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 ये दिया है और इसको हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को करना है, इसका माध्य निकालना है, यानी इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आंसर में। तो देखिए आपको जो है क्या करना है, तो आपको जो है सभी को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग लिख दिए और माध्य का फॉर्मूला आपका क्या है, इसको याद रखना, तभी आपको जो यहाँ से मैथ बनेगा। तो सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, मतलब आपको जो सभी संख्या का योग, सभी संख्या कितना है, सभी आपको जो 2 3 4 5 0 1 3 4 3 3 4 3 आपको दिया है।
सभी को जोड़ दीजिए। दो जोड़ने के बाद आपको जितना कितना अंक है सभी को अब देखिए 1 2 3 4 कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल आपका 10 है। 10 दिया गया है टोटल, तो माध्य निकालना है तो माध्य निकल जाएगा। तो आपको कुल यानी अगर आप जो है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 को जोड़ते तो आपको 28 आता है। 28 बटा में आपको 10 लिखना है। 10 आपको लिखना है क्योंकि प्रेक्षणों की कुल संख्या आपका 10 आया है। अगर आप इसको अगर काटते तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा 2.8। आंसर आपका जो माध्य बराबर आ गया, इसको नोट करिए। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न पूछता है कि 6 नंबर में आंकड़ा जो आपको दिया है 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करना, इसमें आपको कॉपी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा। इसमें से जितना भी आंकड़ा दिया है वो कौन सा आंकड़ा है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा प्रयोग करने वालों को बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए इसमें एक ही संख्या आपको जो रिपीट हो रहा है। हम कलर चेंज करके आपको बता दें क्या। देखिए आपको जो इसमें 14 जो आपका है 14, यानी 14 जो आपका है बार बार रिपीट हो रहा है। कई बार रिपीट हुआ है, एक बार, यहाँ से 2 बार हो गया, यहाँ से 3 बार हो गया, यहाँ से 4 बार हो गया, यानी जो आपका 14 4 बार रिपीट हो गया। तो 4 बार यहीं आपका 14 ही जो आपको अधिक बार रिपीट किया गया आंकड़ों में, तो आपका बहुलक 4 हो जाएगा। इसका अलावा अगर आपको कोई निकलता है तो आंसर में ज़रूर बताइए कमेंट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका 7 नंबर का प्रश्न में क्या पूछता है कि देखिए कि एक सिक्का है को जो आपको 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता जो है आपको प्राप्त होती है, ठीक है। चित आपका जो 455 है, पट आपका 545 है। तो इसको हम लोग को प्रत्येक घटना के प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो इसको करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपका जो चित कितना बार आया था, चित 455 बार आया था, पट 545 बार आया था, और कुल हमको निकालना है। कुल आपका जो 455 प्लस जो आपका 545 चिट पट मिलाकर आपको कितना आता है, तो 1000 बार आता है। यानी 1000 बार जो आपको है सिक्का को उछालना था, जिसमें चित इतना आया, पट इतना आया है। तो पी में चित लिखना, पी में चित लिखना, चित आने की संख्या बटा में कुल संख्या। चित कितना बार आया, 455 बार आया, और उसके बाद 1000 लिखेंगे। अगर आप इसको काटते तो 91, आपको 91 बटा में 200 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पट को देखने पर देखिए पट आपका जो कितना बार आया था, पट आने की संख्या बटा में कुल संख्या। पट आपका 545 बटा में 1000 लिखना, 109 बटा में 200 आपका आंसर आ गया। इसको काट कर देख लीजिएगा कि आपका जो उसका बाद आपको सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। जो आपका शॉर्ट है 3 गुना 5, 15 नंबर का शॉर्ट है। 15 नंबर शॉर्ट में कैसे उठाना है इस वीडियो में देखिए। 8 नंबर का आपका जो प्रश्न है, 8 नंबर का, ABCD एक सम चतुर्भुज है। चतुर्भुज नहीं है, सम चतुर्भुज है, जिसमें PQR और S क्रमशः का भुजा ABBCCD और D एक मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। देखिए इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, इसलिए घबराइएगा मत। सबसे पहले समझिए, क्योंकि आंसर कितना भी लंबा हो समझना सबसे बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो इसका आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपको मैं फिगर की ड्रॉ से आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो 8 नंबर का जो पूछा था कि आपको जो ABBCCD और DA, ठीक है, ABCDBC और DA आपका के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कौन कौन सा है, जो आपको जो देखिए AB का P, BC का Q और इसका R और इसका S है। यानी जो आपको देखिए क्या दिया गया कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, जिसमें PQRS और क्रमशः का ABBCCD एक मध्य बिंदु है। AB जो है ABBC और C यानी ये चारों के बीच जो आपको मध्य बिंदु दिया गया है, इसको मध्य बिंदु कहते हैं। और PQRS और SP को मिलाया गया। देखिए आपको जो यहाँ से देखिए कलर चेंज करके बताते हैं कि PQ कौन सा, PQ ये, इसको मिला देगा मध्य बिंदु आपका जो AB के मध्य बिंदु P और BC के मध्य बिंदु Q को आपको मिलाया गया। उसके बाद QR को मिलाया गया, यहाँ से QR चल गया। उसके बाद RS को मिलाया गया, RS यहाँ आ गया। उसके बाद आपको SP को मिलाया गया, SP यहाँ से आ गया, ठीक है।
तो उसका बाद क्या दिया कि रचना। रचना इसमें हमको क्या करना, हमको इसमें रचना हम लोग को क्या करना। तो देखिए सबसे पहले रचना समझिए कि रचना क्या हम लोग को इसमें करना है। तो कलर चेंज कर बताते हैं कि अगर आपको जो विकर्ण मिलाना है, ए से लेकर आपको सी तक आपको मिलाना है, तो ये हम लोग खुद से रचना कर रहे हैं, और डी से लेकर बी तक ये खुद से रचना हुआ। तो विकर्ण हमको ए सी और डी बी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो सबसे पहले एक ज़रूरी बात क्योंकि समचतुर्भुज का जो है कुछ जो रहता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है जो परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए आपको जो कुछ लिखना होता है, आगे में तो दिया है अभी मैंने बताया, इसको लिख लीजिएगा। और रचना मैंने क्या किया, तो ए से सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया, जो आपका विकर्ण अभी मिला है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, तो इसको सिद्ध कीजिए। प्रमाण में क्या लिखना है, प्रमाण यानी हल देकर आपको त्रिभुज ए बी सी में जाना है। त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या करना, पी क्यू ए सी, पी क्यू जो आपको पैरेलल ए सी और पी क्यू बराबर ए सी बटा में 2 मध्य बिंदु प्रमेय से। देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे, आपको मैं फिगर में फिर से ले जाता हूँ कि ए बी सी आपको जो है ए बी सी में आपको पी क्यू जो पैरेलल ए सी का दिया है, और आपको जो पी क्यू बटा में ए सी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा में 2 कैसे लाना है। तो देखिए फिगर में कैसे करना, देखिए आपको फिगर में आपको जो ए बी सी दिया था, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी डी में जाना है, तो ए बी सी में जाना है, सिर्फ ए बी सी। तो ए बी सी आपका जो ये हो गया, ए बी सी आपको ये हो गया, और आपको जो पी क्यू जो इसका अंदर एक पी क्यू है, पी क्यू बराबर आपको जो ए सी हो जाएगा, जो आपका बड़ा विकर्ण ए सी, पी क्यू बराबर आपको ए सी हो जाएगा। देखिए कलर चेंज करते हैं, आपको जो पी क्यू जो आपको ए सी के बराबर आपको जो समांतर हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा, पी क्यू ए सी का समांतर हो जाएगा। इसीलिए आपको जो पी क्यू जो ए सी का आधा होगा। देखिए क्योंकि ए सी देखने में जो बड़ा लग रहा है, तो पी क्यू क्या होगा, तो ए सी का आधा होगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आपका ए सी बटा में आपका जो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण एक मान थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट त्रिभुज को हम लोग देखें। तो त्रिभुज आपका क्या, इसमें क्या लिखना है, तो इसमें आपको जो है इसमें उसका बाद लिखना है ए डी सी त्रिभुज ए डी सी लेना है। इसमें आपको जो है एस आर देखिए एस आर जो आपका है ए सी का बराबर होगा, मतलब समांतर होगा, बराबर नहीं समांतर होगा, क्योंकि आपको जो ए सी बड़ा है तो एस आर छोटा है। तो एस आर जो आपका ए सी का जो है आधा हो जाएगा। तो एस आर बराबर कैसे लिखेंगे, एस आर बराबर आपको जो है एस आर बराबर ए सी बटा में आपको जो है 2 लिखना है। तो इसको कॉपी पर अभी दिखाएंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखा है। तो इसमें आपको समीकरण मानकर बनाना होगा। तो देखिए उसी प्रकार आपका ए बी सी में क्या भी बताया कि पी क्यू जो आपका ए सी का पैरेलल था, और आपका जो है पी क्यू जो है ए सी का आधा, क्योंकि पी क्यू छोटा था ए सी बड़ा था इसलिए। तो मध्य बिंदु प्रमेय से इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में देखिए हम लोग कि एस आर जो आपका ए सी का जो पैरेलल है, और एस आर जो ए सी का जो आपका जो है आधा हो जाए। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय दूसरा समीकरण से। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 और जो है 2 से, दोनों से समीकरण दोनों से क्या है कि पी क्यू जो है एस आर के बराबर हो, एस आर के समांतर हो जाएगा, और आपका पी क्यू जो आपका एस आर का बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए पी क्यू बराबर आपको जो है ए सी का आधा दिया था, वहीं आपको जो एस आर भी जो आपका ए सी का आधा दिया था। तो ये दोनों तो बराबर है, तो इसको बराबर तो करना फर्ज बनता है, तो बराबर करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो इसको बराबर किया, और उसका बाद क्या था, तो पी क्यू बराबर एस आर कैसे आया, क्योंकि आपको पी क्यू जो था आपको जो पैरेलल था ए सी का, उसी बाद आपका जो एस आर का था, एस आर भी आपका पैरेलल था ए सी का। इसीलिए आपको जो है देखिए कलर चेंज करते ताकि समझ में आए, पी क्यू आपका ए सी का पैरेलल था, और एस आर भी ए सी का पैरेलल था। इसीलिए आपको जो पी क्यू पैरेलल एस आर लिखा गया, क्योंकि ये दोनों आपको जो पैरेलल सामने में मिल गया, क्योंकि ए सी से पैरेलल तो ये तो दोनों भी पैरेलल हो जाए। तो पी क्यू पैरेलल एस आर, और जो पी क्यू बराबर एस आर हो जाएगा। उसका बाद क्या करना है आपको, इसलिए आपको जो पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज यहाँ से निकला, इतना भी निकला, आपको आयत निकालना है। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज निकल आया, क्योंकि इसलिए आपको जो है एस आर जो है ए सी का पैरेलल था, अभी मैंने बताया। तो इसी प्रकार आपका जो एस एम जो है जी एम का पैरेलल हो जाएगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ सभी अभी, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ कि एस एम जो आपका है जी एन का
जो आपका पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि आपका एस आर जो AC का पैरेलल था। तो देखिए आपका जो क्या था कि एस आर जो आपका जो है AC का पैरेलल था, इसीलिए आपको जो है SM जो है GN का पैरेलल होगा, क्योंकि ये लाइनवा पैरेलल था, इसीलिए जो आपको जो है ये भी आपका जो पैरेलल हो जाएगा, SM GN का पैरेलल हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जो SG बोले चाहे GS बोले, आपको जो ये और आपको MN ये पैरेलल हो जाएगा इसी प्रकार, क्योंकि समांतर है इसलिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना, तो उसके बाद इसमें आपको जो देखिए MNG आपको जो 90 डिग्री यहाँ दिया गया है, 90 डिग्री आपको यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ 90 डिग्री आपको जो MNG आपको 90 डिग्री दिया है। तो इसी प्रकार जो आपका है MSG ये वाला कोण आपको जो है 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, समांतर जो आपका समांतर से आपका समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। तो ये 90 है, तो ये भी आपका 90 हो गया, आपका MSG आपका 90 हो गया। तो इसी प्रकार अगर आपको ये देखते हैं यहाँ से ये, तो यहाँ से बन गया, तो उसको अगर पूरा करते तो आपको क्या होगा, तो PSR आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा। PSR आपका 90 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको आंसर मिल गया। तो देखिए वही बात यहाँ भी लिखा कि SR AC का पैरेलल था, और इसी प्रकार MG SM जो आपका जो पैरेलल GN का हो गया। इसी तरह क्या हो गया, इसी तरह आपका SG आपका जो पैरेलल MN का हो गया, और SMN एक समांतर चतुर्भुज बन गया, और एंगल MNG आपका 90 डिग्री हो गया, मैंने अभी बताया। उसी प्रकार MSG आपका जो 90 डिग्री हो गया। कैसे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो है समान यानी बराबर होता है। उसके बाद देखिए अतः में क्या निकला, तो आपको PSR आपको मैंने बड़ा वाला भी पता, बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आयत में आपको जो एक, अगर आपको एक चतुर्भुज को मतलब चतुर्भुज के एक कोण को अगर आप 90 डिग्री जो आपको दर्शा देते हैं, तो आपको जो है आयत यहाँ से आपको जो निकल आया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने का भुजा जो है और समांतर भी होता है। इसी प्रकार जो आयत में रहता है, क्योंकि आयत का अलग फॉर्मूला क्या था कि उसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो इसी प्रकार का PQRS एक आयत हो गया। अगर आपका जो एक आपका 90 डिग्री का हो, तो उसका बाद वो आमने सामने से आपको जो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका जो पूरा यहाँ से क्लियर हो गया, इसको नोट करिएगा, और इसको एक और बार आपको अपने से समझने का प्रयास करना है। अगर समझ नहीं पाते तो कमेंट में बताइएगा, इसका भी एक और मैं वीडियो आपको बना दूंगा। तो देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न पूछता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वालों दो त्रिभुज में विभाजित करती है। देखिए आपको जब भी दर्शाइए और सिद्ध करे का बात आता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप समझ जाते तो आपको जो है कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको भी मैं समझूंगा, जिससे 8 को समझा, 8 को समझने में हार्ड कुछ नहीं था, लेकिन आपको 2 बार प्रयास करना तो आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे 9 नंबर को। तो देखिए आपको जो 9 नंबर में क्या करना, कुछ करना नहीं है, सिंपल से समझ जाइए, उसके बाद आंसर तो खुद बना लीजिएगा। अगर आपको एक त्रिभुज बनाने आता तो बनाइए, ऐसे भी आपको बनाने आ जाएगा, ऐसे मजाक कर रहा था। तो देखिए आपको त्रिभुज बनाने ABC एक त्रिभुज आपको ये जो बन गया, मैं इस पर ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि बिगड़ जाता। ABC आपको एक त्रिभुज बन गया, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपको एक रचना करना है। क्या करना है रचना में, तो आपको जो ये यहाँ से जो आपको रचना करके आपको एन तक बढ़ाना है, यानी जो आपको BC पर जो आपको लंब क्या करना है, मतलब ए एन आपको BC पर जो आपको लंब खींचना है, रचना करना। उसके बाद तो सब खेल समाप्त हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं सिद्ध करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, हमें ABC एक त्रिभुज दिया गया है, जिसमें AD एक माध्यिका है। AD जो ये वाला जो आपको जो माध्यिका था अभी मैंने बताया, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल यानी एरिया AR भी इसकी जगह आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म AR। ए क्षेत्रफल आपको जो त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल आपका त्रिभुज ADC, आपको यहाँ एंगल AR शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, ABD और ADC त्रिभुज, दो त्रिभुज में आपको जाना है, मतलब बराबर करना था, यही सिद्ध तो करना था आपको। तो देखिए आपको जो आकृति में ABD कौन सा हो जाएगा, ABD ये यहाँ से ये हो गया, और आपको जो ADC बोला था, ठीक है, ADC आपको बोला था। तो ADC आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया। माध्यिका से लेना है, ठीक है, रचना से आपको नहीं लेना, माध्यिका से लेना है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो रचना हम लोग क्या किए, तो रचना में हम लोग किए कि
AN जो BC पर लंब खींचे। तो प्रमाण यानी हल में आपको क्या करना है, जो आपको एरिया ए त्रिभुज ABD में आपको हाफ इंटू BR गुना में AN, मतलब त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता। आधार क्या था, BD था, यह वाला पूरा था ना, BD था आपका आधार। AN आपका क्या था, ऊंचाई था जो आपका रचना किए, ठीक है। तो AN आपका जो आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो आपको जो है हाफ गुना CD गुना AN करना है, इसको समीकरण 1 मानना है। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर BD की जगह CD आप काय लिखे आधार में, तो आधार में हम लोग काय लिखें, क्योंकि आपको जो AD जो ये माध्यिका है, तो ये जो आपको जो BC पर जो समद्वि भाजित कर रहा है, समद्वि भाजित करने का मतलब होता है ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका जो बराबर हो जाएगा, यानी जो आपका ये भुजा बराबर हो जाए। तो हम लोग BD के अलावा आपको DC इसमें ले रहे, क्योंकि इसमें अगर ये नहीं लेंगे तो आपको जो है यहाँ से आंसर नहीं बनेगा। तो BD आपका जो दिया था आधार, तो DC हम लोग यहाँ से लेंगे, तो उसका बाद तो बन ही जाएगा। तो देखिए आपको जो है क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना था कि जो कि आपको जो है हाफ इंटू CD गुना AN, CD बोलिए या DC बोलिए, आपको जो मिल गया। उसके बाद क्या करना कि क्षेत्रफल आपको जो त्रिभुज ADC में क्या करना था, हाफ इंटू CD गुना AN, ये समीकरण 2 मानना है, क्योंकि आपको इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आपका CD है और AN आपका जो ऊंचाई जो आपको रचना किया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, क्षेत्रफल त्रिभुज आपका जो है ABD और त्रिभुज आपका जो है क्षेत्रफल वाला त्रिभुज ADC आपको बराबर हो जाएगा। इसको नोट करिए, अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आता है तो उसका बोलिए, उसका दोबारा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अब उसका बाद क्या आता, उसका बाद आता 10 नंबर का प्रश्न कि सिद्ध की वृत्ति की बराबर जीवाएं केंद्र पर जब बराबर कोण अंतरित करता। अब इसको सिद्ध करना है, तो इसको भी हम लोग सिद्ध कर कर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक वृत्त को गोल करना, मतलब वृत्त पारना है। वृत्त पारने पर आपको जो है क्या करना कि हमें O एक केंद्र दिया था, O एक केंद्र है, और O वाला एक वृत्त दिया गया था, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया था, जिसमें आपको AB बराबर CD, यानी ये वाला आपको जो इसके बराबर दिया है। अगर आप इसी तरह का पूरा एकदम सिंबल इसी तरह का बनाइएगा, तो हमें क्या करना, सिद्ध करना था कि एंगल AOB बराबर जो आपका एंगल COD। देखिए एंगल AOB ये वाला एंगल हो गया एंगल COD, COD मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल AOB ये वाला गया, और COD एंगल ये वाला गया। ये दोनों को क्या करना, तो बराबर करना। तो बराबर कैसे होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, तो AOB त्रिभुज COD में क्या करना है, हम लोग को जाना है। तो AOB कहाँ है, तो AOB ये त्रिभुज हो गया, COD ये त्रिभुज हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना था, तो एक वृत्त को पारना था, जिसमें आपको 2 जीवाओं वाला वृत्त को खींचना था, ठीक है। एक ये हो गया और एक हो गया, तो उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या था कि जो आपको इसमें जाना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके बाद आपको जो क्या करना था कि जो आपको OA आपका जो बराबर OA बराबर OA ये OC का बराबर है। ये आपको वृत्त की त्रिज्याएं से, ये वृत्त का त्रिज्या यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। वृत्त का त्रिज्या केंद्र से ये है ना, वृत्त का त्रिज्या, ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया OA बराबर OC त्रिज्या से। और OB जो आपका OB बराबर OD कैसे होगा, OB ये वाला भाग और ये वाला भाग, OB बराबर OD क्या करना है, तो वृत्त की त्रिज्याएं से ये भी जो बराबर हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या था कि AB जो है CD का बराबर है। AB बराबर CD यहाँ दिया गया, तो AB बराबर CD लगाइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो त्रिभुज AOB सर्वसम त्रिभुज COD किस नियम से साइड SS, यानी आपको जो है साइड नियम से जो आपका सर्वसम त्रिभुज हो गया एंगल। आप उसी प्रकार क्या कि एंगल AOB बराबर एंगल COD के करना CPCT से। अगर आपको जो त्रिभुज को अगर आप सर्वसम कर देते हैं, तो उसका कोई भी भाग जो है दोनों त्रिभुज के बराबर होगा। कैसे, तो CPCT से
कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी, वो दोनों त्रिभुज जो है बराबर मतलब बराबर था, तो उसके आमने सामने भुजा कौन सब बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न पूछता है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त को जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी डी और डी पर छेद करे तो सीध क्या करना है, ए बी जो सी डी का जो बराबर है। आपको जो यहाँ पर दिया गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी एक केंद्र से दो वृत्त बनाया गया है, जिसमें आपको जो है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद, ए बी सी डी पर आपको प्रतिच्छेद है, यानी पूरा ये काट रहा है, देखिए बन रहा है, तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए बी बराबर सी डी को हम लोग को बराबर करना है। तो देखिए आगे हम लोग कॉपी के नोट पर, आप भी कॉपी पर नोट कीजिए, और समझ में नहीं आता कमेंट में बताइए, दोबारा वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। उसी प्रकार आपका फिगर जो कॉपी पर नोट करना, हमें दो संकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, दो संकेंद्रीय वृत्त यानी एक केंद्र से दो वृत्त बनाया गया। सिद्ध क्या करना कि ए बी जो आपका सी डी का बराबर है, ए बी ये वाला ए बी जो ये यहाँ से सी डी का ये वाला बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो प्रमाण में क्या देखना है कि प्रमाण में आपको जो है केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजक करता है, केंद्र पर से खींचा गया जीवा पर लंब केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, यानी केंद्र से आपका जो जीवा पर खींचा गया लंब था वो जो समद्विभाजक कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करना, तो बीसी जो आपका छोटे वृत्त की जीवा है, बीसी आपका क्या था, जो यहाँ से यहाँ तक बीसी जो आपका छोटा वृत्त के जीवा था, तथा ओ एम जो ए बी सी पर जो आपका लंब था, ओ एम बी सी पर लंब था, और इसलिए जो आपका बी एम बराबर सी एम हो जाएगा। आपका समीकरण 1 मानना है। तो देखिए आपका जो क्या था, बीसी जो आपका जो छोटा जो आपका वृत्त का जो जीवा था, यानी ये वाला जो आपका लाइन बीसी ये वाला आपको जो है छोटा वृत्त का जीवा था, जिसमें आपको जो है बीसी पर ओ एम लंब है, यानी ये वाला आपको लंब दिया है। तो जब आपको जो लंब देगा तो ये क्या करेगा, समद्विभाजक कर देगा किसको, तो बी एम और सी एम को बराबर करेगा। देखिए आपका जो बी एम और यहाँ से सी एम को बराबर कर देगा, यानी जो है ये ओ एम जब लंब गिरता है जब बीसी पर तो ये बराबर हो जाएगा, तो बी एम बराबर सी एम हो गया। तो आपको समीकरण इसी को 1 मानना है। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको जो है बड़ा वृत्त में देखना, बड़ा वृत्त का जो जीवा क्या, तो ए डी जो बड़ा वृत्त का जीवा है, जिस पर आपको ओ एम भी जो है ए डी पर लंब गिरा है। देखिए लंब गिरा गया है, तो लंब गिरा गया तो इसको भी क्या किया, तो ए एम जो है डी एम को बराबर कर दिया, ए एम डी एम को जो है बराबर कर दिया अपने में, कैसे, लंब गिरा कर, ठीक है। तो उसका बाद इसको समीकरण दूसरा मानेंगे, और समीकरण दूसरा में से एक को घटाएंगे तो आंसर आएगा। तो किस प्रकार आएगा, तो देखिए कॉपी पर नोट है, आप भी नोट करिए और समझने का अधिक से अधिक प्रयास करिए, क्योंकि जो आपको नोट करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अगर एग्ज़ाम में कुछ दूसरा प्रश्न घुमा कर पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे, बस यही तो चिंता है। तो देखिए बीसी जो है छोटे वृत्त की जीवा तथा ओ एम जो बीसी पर लंब था, बी एम बराबर सी एम, अभी समीकरण 1 मानना। फिर ए डी जो बड़े वृत्त का जीवा था तथा ओ एम जो है ए डी पर लंब था। इस प्रकार जो आपका ए एम बराबर डी एम, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, अभी मैंने बताया, तो ए एम में से बी एम घटाने देंगे, ए एम ये है, ए एम में से बी एम ई वाला को घटाना है। उसके बाद डी एम ये है, डी एम में से सी एम को घटाना है, डी एम सी एम घट गया तो क्या आ गया, सी डी आ गया, और यहाँ से ए बी आया, तो ए बी बराबर सी डी आपको निकल आया। तो इसको आपको नोट कर लीजिए। देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्य 363 यानी 63 है तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना। सिद्ध करने से अब की बचें, क्योंकि लगातार अभी हम लोग सिद्ध किए, उसके बाद हम लोग को माध्य हम लोग का जो क्या माध्यक दिया था, तो हम लोग का एक्स का मान निकालना बहुत ही अच्छा है। देखिए कॉपी पर नोट कीजिए, समझिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आंकड़ा जो आपका दिया गया था आरोही क्रम में आंकड़ों को वैसे ही रहने दीजिए। माध्यक आपका जो 63 दिया था यानी 63 दिया था, आपको इसका जो माध्यक का फॉर्मूला आपको लगाना, माध्यम का फॉर्मूला आपको लगा दीजिए। तो n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस वह पद बराबर 63 बटा में आपको 2 लिखना है, क्योंकि माध्यक का यही फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या हो गया, तो 10 वह पद, और जो है आपको क्या करना है कि n आपको क्या था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कुल कितना था आपको, कुल संख्याओं आपका था, आपको 10 दिया था, 10 दिया था, ठीक है। तो 10 को आपको यहाँ लिखना है, तो 10 आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद बराबर में 63, उसके बाद इसको आपको 10/2, 10/2 प्लस 1, और उसके बाद बटा में आपको 2 लिखना है इसमें पूरा में, ठीक है। बराबर में आपको 63 देना है। तो पाँचवा पद आ गया, यानी आपको जो 2 से 10 को काटते तो 5 आएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 और 1 6 आ गया। पाँचवा पद और छठवां पद बटा में 2 लिखना है, बटा में 63 लिखना है। तो x प्लस x2 प्लस आ गया, मतलब आपको पाँचवा पद में x आता है और छठा पद में आपको x प्लस 2 आता है। तो इसको आपको जोड़ना है, बटा में 2 लिखना है, बटा में बराबर में आपको 63 देना है। 63 बराबर में देकर आपको क्या करना, 63 बराबर में देकर कि 2x प्लस 2 बराबर 126, मतलब 2x आपको क्या करना, x 2x हो गया प्लस में 2 बराबर में 126 कैसे हुआ, तो ये आपको जो भागा में थी ये गुना में आपको चल जाएगा। तो 63 गुना आपको 2 करना, तो 126 यानी 63 गुना 2 126। तो 2x बराबर क्या हो गया, तो 2x बराबर 126 माइनस 2, 2 आपका प्लस में था यानी पॉजिटिव में, तो इधर नेगेटिव में हो गया माइनस में, तो -2। 2x बराबर 124 आएगा आपका, 126 में 2 गया तो 124, x बराबर 124 बटा में 2 तो 62 आ गया, यानी x का मान आपका 62 आ गया। माध्यम 63 था, तो उसके बाद 62 x का मान आ गया। उसके बाद देखिए आपका जो 13 नंबर का प्रश्न पूछता है कि बीजों के 5 थैले में, प्रत्येक थैले में से 50 बीज या त्रिशी चुनकर जो है उन्हें ऐसा जो है ऐसे मानकीकृत अवस्था में रख गया जो अंकुरण के अनुकूल 20 दिनों बाद प्रत्येक संकर अंकुरित बीजों की संख्या गिन कर नीचे दिए गए दर्शकों में दर्शाएं अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। तो देखिए आपको जो थैला नंबर दिया है, थैला नंबर 1 2 3 4 5 दिया गया है। अंकुरित बीज की संख्या 40 48 42 39 41 दिया गया है। क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 3 है। एक थैले में 40 से अधिक बीज, एक थैले में 49 बीज, एक थैले में जो 35 से अधिक बीज। तो इसको हम लोग कॉपी पर कैसे करेंगे सारणी बनाकर, तो चलिए कॉपी पर देखते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना था कि थैले की कुल संख्या 5 दिया गया था और पी एकदम इसी प्रकार आपको तीनों को सही जवाब देना है, ठीक है। तो आपको जब पी एक थैले में से 40 से एक थैले में 40 से अधिक बीज कितना था, 3/5 3 था, ठीक है। तो 3 कुल कितना होगा 5 था, 5 थैला था और 3 था 40 से अधिक वाला में, तो 3/5 हो जाएगा। एक थैले में जो 49 बीज पी में था, पी में एक थैले से 49 बीज, 49 वाला में 0 था, 0 लिख देना, कुछ दिक्कत नहीं है। और एक थैले में 35 से अधिक बीज कितना, तो 5 था, 5 था तो 5/5 कुल था, तो कुल आपको 1 निकल कर आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए आपको मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज आ गए, तो इसमें भी आपको पता चलेगा। देखिए एक थैले में 40 से अधिक बीज बोला था, 40 से अधिक वाले में कितना, तो देखिए 48 से 1 हो गया और 42 और 41 यानी 3 है, 3 और कुल कितना था 5 था, ठीक है। तो 3 में आपको 5 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक थैले में 49 बीज, 49 यहाँ एक भी नहीं लिखा है, ऑप्शन में एक भी आपको जो है नहीं लिखा, 49 नहीं है, तो 0 0 हो गया आपका सीधा आएगा, ठीक है। एक थैले में 35 से अधिक बीज, 0/5 लिखेंगे तो आपका आंसर भी 0 होगा, इसे भी आपको लिख सकते हैं। एक थैले में 35 से अधिक बीज, 40 35 से अधिक है, 48 42 39 41 सब 35 से अधिक है, पाँचों 35 से अधिक है और 5 को बटा में लिखना, 5 को बटा में लिखिए, 1 आपका आ गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 14 नंबर को। तो 14 नंबर में आपका क्या पूछता है कि देखिए कि जो आपको 2 बच्चों वाले जो 1,500 2 बच्चा वाले 1,500 परिवारों का जो यथाकृत चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों लिखे गए हैं। तो पहले के परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार की संख्या, तो 210 परिवार में लड़कियों की संख्या दिया है और 475 संख्या है, 814 संख्या है, 211 संख्या है जिसमें 2 लड़कियां वाला 1 लड़कियां और 0 लड़कियां वाला दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2 लड़कियां वाला हो, 1 लड़कियां वाला हो, कोई लड़कियां वाला ना हो। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं और कॉपी पे भी मैं आपको जो बता दूंगा। तो 2 लड़के यहाँ लिखा, 2 लड़के कितना 475 है, 475 है। सबसे पहले आपको ये तीनों को जोड़ना, तीनों को जोड़ के कितना आ गया, तो 1,500 1,500 बटा में लिखिए, इसको काटिए, करता तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
एक लड़की हो तो एक लड़की में आपको 814 बटा में आपको 1500 लिखना है। उसी प्रकार आपको कोई लड़की ना हो जीरो में आपको कितना, तो 211 को 1500 में डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ से निकल आया। मैं इसको कॉपी पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आंसर में आपको कैसे लिखना है, एकदम सेम ऐसे ही आपको लिखना है। कुल परिवारों की संख्या कितना था, 475, 814, 211 बराबर कितना आ गया, 1500 आपका आ गया, यानी 1500। तो देखिए पहला पी में आपको दो लड़कियां हो तो 475 बटा में 1500, इसको काटेंगे कितना है, 19 बटा में 60 आएगा। पी एक लड़कियां ना हो, एक लड़की हो, ठीक है, तो 514 था तो 514 बटा में 150, 407 बटा में आपको क्या आ गया, तो 7750, यानी जो आपको 707 बटा में 7050 आपका। उसके बाद 3 में आपको जो है क्या था कि कोई लड़की ना हो तो 211 बटा में 1500 आपको आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेशन से 15 नंबर को। तो देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैथ में आपको थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी बनाने में बहुत समय लगता है, समझने में प्रयास लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो कोई दिक्कत मत लीजिए। अगर आप एक बार में इसको समझते हैं तो बार बार इसको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर जो दो बिंदु P और जो Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है, तो देखिए आकृति दर्शाइए। तो देखिए हम लोग करते हैं इसको, क्या मतलब निकालते हैं। तो आपको पहला क्या करना, तो त्रिभुज आपको जो है ABD जो आपको सर्वगाम से त्रिभुज CQB करना है, त्रिभुज मतलब आपको AP बराबर CQ करना है, त्रिभुज AQB बराबर AQB आपको सर्वसम त्रिभुज CPD करना है, AQ बराबर CP और APC एक समांतर चतुर्भुज है, इसको आपको जो है दर्शाना है, आकृति दिया गया है। तो इसी प्रकार हम लोग भी चलते हैं अपना आंसर की तरफ। तो देखिए आपको जो है इसका आपको जो आंसर कैसे होगा, तो देखिए इसमें आपको दर्शाया गया है चित्र। देखिए BQ जो आपको PD का जो बराबर, ये वाला जो BQ PD का बराबर है, या QB बोले या आपको DB बोले, आपको जो बात बराबर है, इसमें घबराइएगा मत क्योंकि हर एक तरह से ये बराबर है। तो पहला क्या था कि त्रिभुज APD सर्वसम त्रिभुज CQB बराबर करना है। APD कौन सा है, APD यहाँ से ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, CQB ये वाला त्रिभुज का सर्वसम करना है हमको। कैसे करें, तो APD और CQB में CQB में वही त्रिभुज में जाना है। तो AD जो है BC का जो है बराबर होगा AD कौन सा, AD ये वाला लाइन, देखिए आपको जो है AD ये वाला लाइन और जो BC ये वाला लाइन कैसे बराबर होगा, तो समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं बराबर होती है उससे आपको जो है भुजा से बराबर करना है। तो और उसके बाद देखिए DP बराबर BQ। अभी मैंने बताया कि कोई दिक्कत मत लीजिए, यहाँ आपको PD लिखे या DP लिखे बात बराबर है, BQ लिखे है उसको दिया है। उसके बाद क्या कि देखिए आपका जो है ये दिया गया था, तो आपको इसमें एक और क्या करना है, तो एक और आपको एंगल जो आपको ADP बराबर एंगल CBQ एकांतर कोण से आपको ये बराबर कर देना है। तो देखिए ADP बोला था ADP ये और CBQ ये, अगर ये इसको पूरा मिलाते तो क्या ये एकांतर कोण नहीं बनता, यहाँ से यहाँ एकांतर कोण बनाना है। तो एकांतर कोण से आपको ये एंगल और ये एंगल को बराबर दिया है। तो इसका बाद आपका क्या हुआ कि देखिए आपको जो है ये सब बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज आपका एंगल साइड से बराबर हो गया। तो दूसरा में कि AP बराबर CQ आपको CPT से बराबर होगा। अभी मैंने बताया कि अगर आप दो त्रिभुज को बराबर अगर सर्वसम करते हैं तो उसका आमने सामने का भुजा कोण बराबर सब हो जाएगा। CPT से बराबर है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल से। उसके बाद 2 नंबर का था कि AQB और आपको जो है CPD में AQB CPD में जाना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज क्या बोला था, त्रिभुज ABQ ये त्रिभुज आपका ये वाला त्रिभुज हो गया और CBD ये वाला त्रिभुज आपका हो गया, यानी 2 त्रिभुज इसमें आपको आया, 2 त्रिभुज आया, एक ये और एक ये। तो ये दोनों में क्या बराबर करें कि ये सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले क्या था, BQ से जो आपका DP बोलिए या PD बोलिए आपको बराबर दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको जो AB जो ये वाला CD का जो बराबर देना है,
कैसे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से। और उसके बाद आपको एक एंगल बराबर करना है, उसके बाद सर्वसम त्रिभुज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ए बी क्यू अगर लेते हैं, ए बी क्यू इधर से लेते हैं और सी पी डी यहाँ से लेते हैं और ये लाइन पूरा मिला देते हैं, ये एकांतर कोण बना ना, ये एंगल इसका एंगल का बराबर हो गया। यानी जेड वाला कहाँ भी एंगल बना है तो इसका एंगल इसका एंगल से बराबर हो जाएगा, कैसे, एकांतर कोण से। तो उसी प्रकार से बराबर है। तो कैसे, देखिए आपको जो है ए क्यू बी और सी पी डी में आपको बी क्यू जो आपका डी पी का बराबर दिया गया था, पी डी बोलिए डी पी बोलो, बराबर बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल सी पी डी एकांतर कोण से। इसी प्रकार जो आपका त्रिभुज ए क्यू बी सर्वसम त्रिभुज सी पी डी से साइड एंगल साइड से बराबर है। उसके बाद आपको कुछ और प्रश्न था, यानी 3 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हुआ, 2 प्रश्न आपका और है। तो दो प्रश्न आपका क्या था कि ए क्यू जो आपका सी पी का बराबर धन सी पी सी टी से, तो ये बराबर हो गया। और चतुर्भुज ए पी क्यू में आपको जो है ए पी बराबर सी क्यू, ए क्यू बराबर सी पी और ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ से आपका जो ये क्लियर हो गया 15। देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो है स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, इसको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है जो इस प्रकार का, इसको आपको बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के बाद हल दिया है, सबसे पहले लिखना है ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, सी बी डी सी क्या बोला, डी बी सी ये त्रिभुज हो गया। यानी जो आपको जो है कि एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया। इसको मैं देखिए बी सी पर तथा मतलब एक ही आधार बी सी, इसका जो एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा बी सी तथा ए डी के बीच स्थित है, बी सी और ए डी का बीच जो है स्थित है बी डी और ए सी का बीच जो है ये स्थित है त्रिभुज। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या कि आपको जो है यानी एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज आपका जो है ए से क्षेत्रफल आपका जो है डी बी सी हो जाएगा बनावट में। यानी रचना क्या किया है, तो सी ई पैरेलल बी ए, सी ई जो आपका सी ई ये वाला ए है जो बी ए का जो है पैरेलल खींचा, ठीक है, बी एफ सी डी खींचा, बी एफ कहाँ, तो बी एफ यहाँ और सी डी यहाँ सी डी खींचा, तो इसको हम लोग खींचा, ठीक है। तो ये बनावट से था। प्रमाण करेंगे, निकालेंगे, तो चतुर्भुज एक समांतर ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी ये वाला जो समांतर चतुर्भुज है, एफ बी सी डी एफ बी सी डी एफ हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और देखिए आपको जो है समांतर ए बी सी, ये आपको समांतर हो जाए समांतर ए बी सी तथा समांतर एफ बी सी डी का एक ही आधार बी सी पर एक ही और जो समांतर के बीच है। तो आपको जो इसलिए आपको क्या हो जाएगा कि देखिए आपको जो है कि क्षेत्रफल आपका यानी एरिया समांतर ए बी सी बराबर समांतर आपका एफ डी सी बी से हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको आपको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आता तो मैं इस सब का दोबारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसका बाद आपको 17 नंबर का प्रश्न में पूछता कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एंगल y बराबर 30, z बराबर 90, वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर हो। देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो आपको जो है इसके लिए कंपास की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिना कंपास की इसको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार आप 3 को समझ ली वो क्योंकि आसान था, और ये जो आपको बहुत हार्ड है इसको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंपास लाना ज़रूरी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको याद रखिए कि मॉडल पेपर शीट 1 का मैथ का 17 नंबर का जो क्वेश्चन छूटा है, तो इसको देखना है। तो 18 नंबर में हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर देखी गई आकृति एक
धनिया को जो इसके चारों एक बार लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में जो है घास उगानी, एक और जो 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटीकार बार लगाने पर जो व्यय ज्ञात कीजिए, यानी खर्च ज्ञात कीजिए। इसको आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 18 नंबर में सबसे पहले आपको ए दिया था 120 था ए, ठीक, और बी आपको जो 18 था 80, मतलब 120, 80 और 50 तीनों आपको दिया गया था। एस निकालना तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 लिखना है, तीनों को लिख दीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए, बराबर में 250 आ गई। ये सब तीनों को जोड़ते हैं 120, 80, 50, 8 5 13, 13 120 कितना हो गया, तो 130 और 120 आपका 250 हो गया, बटा में 2 से डिवाइड करें तो 125 आएगा आपका। तो इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको देख लीजिए। उसके बाद एस आपको 125 से 125 माइनस 120, ए आपका 120 था, 125 माइनस 80 बी आपका 80 था, 125 माइनस 50 सी आपका 150 था, मतलब 50 था, सिर्फ 50, 125 माइनस 50। तो 125 गुना में 5 क्यों लिखना है, तो 125 में से 20 गया 5 आया, 125 में से 80 गया 45, 125 में से 50 गया 75 गुना में लिख दीजिए, 75 गुना में लिख दीजिए, और 25 गुना 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसको तोड़ना तभी आपको आंसर निकलेगा। और 5 गुना में 5 तो 5, ये सिंपल इसको लिख दीजिए। इसको तोड़ना 45 को तोड़ना आपको 15 तिया 45 हो जाएगा, और 25 तिहाई 75 हो जाएगा। देखिए आपको 25 यहाँ 2 बार लिखा है, एक यहाँ से लेकर यहाँ, यानी 2 आपको टर्म यहाँ से मिल गया। उसके बाद आपको क्या है कि उसके बाद एक और मिल गया 5 ये वाला मिल गया, 2 टर्म मिल गया, और ये 3 से 3 मिल गया, यानी 3 गो टर्म मिला। एक 25 बाहर होगा, एक आपको जो है 5 बाहर होगा, और एक 3 बाहर होगा, यानी 3 टर्म आपको जो बाहर होगा। तो 25 5 3 बाहर हो गया, और गुना में आपको क्या बच गया, तो एक 15 सिर्फ बच गया। तो 25 5 3 को गुना में करके उसके बाद √15 हो जाएगा, √15। तो इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, गुना करने पर आपको आ जाएगा 375 √15 मीटर स्क्वायर आपको लगाना जरूरी है। यहाँ से सबसे देखिए आपको आंसर में सबसे पहले यहीं देखिएगा, ठीक है। आंसर में आप अगर यहाँ ठीक करते तभी आपको बीच वाला आंसर में जाता है, वरना वो बीच वाला में नहीं जाएगा एग्जामिनर जब आपको कॉपी चेक करता है तब। क्योंकि अगर आपको जो एग्जामिनर अगर आपको आंसर में मीटर स्क्वायर नहीं दिखेगा तो वो बीच में जाएगा नहीं, आंसर को क्रॉस कर देगा। तो इसको सबसे पहले ध्यान लगाना है। तो 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय यानी खर्चा, तो परिमाप दिया गया तो 250 दिया, तो फाटक की चौड़ाई 3 मीटर था, और खर्च कितना हो तो 200 यानी 250 माइनस 30 3 हो जाएगा, गुना में 20 हो जाएगा आपको। तो देखिए 250 को 250 और 3 को 3 लिखना है माइनस में, तो 247 गुना में आपको 20 हो जाएगा। तो 20 गुना में हो जाएगा क्योंकि प्रति मीटर 20 प्रति मीटर से था, तो इसको पूरा करना करेंगे 49 और 40 यानी 4940 रुपये आपको पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अंतिम प्रश्न को देखेंगे। आ गया आपका लास्ट नंबर का प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, सिर्फ इसमें आपको 17 नंबर का प्रश्न देखना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जितना भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी को देख लीजिएगा। और मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न का आपका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, वो सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 40 इंजीनियरों के उनके आवास में जो कार्य स्थलों की किलोमीटर में दूरी दी गई है, इसको पूरा दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आपको जो मॉडल पेपर, अगर आपको पीडीएफ में मॉडल पेपर नहीं है तो बोल दीजिए कमेंट में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो इसको अगर आप देखिए, इसका हम लोग सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका जो 19 में क्या था कि 19 में वर्ग अंतराल, मतलब आपको जो बारंबारता को सजाना था, तो सबसे पहले क्या करना था, वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो 0 से 5 में आपको कुल कितना था, तो 5 था। इसको आप देखिएगा, उसके बाद आपको ये सजाना, ठीक है। क्योंकि आपका वीडियो लंबा था इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा रहा हूँ। आपको मॉडल पेपर नहीं है आपके पास तो पीडीएफ मांग लीजिएगा, मैं कमेंट में अगर आप बोलते हैं तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो 0 से 5 के अंतराल के तो आपको मिलान चिन्ह 5 था, यानी 5 था, तो 5 आपको मिलान चिन्ह हो गया, बारंबारता में 5 हो गया। 5 से 10 के बीच आपका कितना था, 11 था, 11 लिख दीजिए। 10 से 15 के बीच 11, 15 से 20 के बीच आपका 9,
और 20 से 25 के बीच 1, 25 से 30 के बीच 1, 30 से 35 के बीच 2, यानी कुल यहाँ टोटल लिख दीजिए। टोटल कितना आ गया आपका 40 आ गया। टोटल 12 नंबर था आपका 40 आ गया। इसी प्रकार जो आपका क्लास 9 का जो है सेट 1 कंप्लीट हुआ। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ का सेट 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको जो है एक प्रश्न का जो है छूट गया, 17 नंबर का जो आपका प्रश्न इसमें छूट गया। तो इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको जितना भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो सभी का नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन कमेंट में बताइएगा तब। और अगर आपको ये PDF नहीं है तो PDF में सेंड कर दूंगा, आप कमेंट में इसको भी बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा मेल। तो इसी प्रकार आपका स्टेट 1 कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।